नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज मध्य प्रदेश की सीरीज में आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जो है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। तो देखिए दोस्तों, अभी तक मेरे एमपी की सीरीज जो चल रही है उसमें जो वीडियो आए हैं, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जय एजुकेशन में जा कर के वहाँ से मेरे पिछले वीडियो एमपी के देख सकते हैं। और जिस किसी को बायो देखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। जब आप उस लिंक को टच करेंगे तो आप सीधे मेरे बायोलॉजी की वीडियोस में पहुँचेंगे, वहाँ से आप मेरी बायोलॉजी की सीरीज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, उनकी क्या खास खास बातें हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं। ज़रूर आपको पिछले मेरे वीडियो जितने भी आए हैं एमपी के वो पसंद आए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं भी देखे हैं ना, तो वो जा कर के इस चैनल पे जय एजुकेशन पे जा कर के वहाँ एमपी के पूरे वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर मध्य प्रदेश बेस्ट तरीके से सीखना है तो सबसे पहले आपको मैपिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप एक राजनीतिक मैप ले लीजिएगा और राजनीतिक मैप लेकर के उसमें 52 डिस्ट्रिक्टों को भरिएगा। जब 52 डिस्ट्रिक्टों को आप भर लेंगे तो वहाँ से आपको मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले की स्थिति पता चल जाएगी। और जैसे ही आप ज़िलों की हर स्थिति को जान जाएंगे तो फिर आपको मध्य प्रदेश को समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि दुकानों में उपलब्ध है 1 रुपये का राजनीतिक मैप, वहाँ से आप ले करके मैप के 52 डिस्ट्रिक्टों को आप एक बार भर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। ये आपके सामने बन गया मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश को जैसा कि प्रकृति यानी भगवान ने हमारे मध्य प्रदेश को संरचना दी है, उस आधार पर हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो लाइनिंग हम जा रही है, ये जो क्षेत्र गया है यहाँ से, ये ऐसे घूमते हुए और फिर इसके बाद यहाँ तक गया है। ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका मध्य भारत का पठार, जिसे क्या बोलते हैं, मध्य भारत का पठार। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पठार है 10.70% पर फैला हुआ है। कितने पे फैला हुआ है? 10.07% पे फैला हुआ है। इसके बाद उसके पड़ोस में भी एक पठार फैला हुआ है। ये पठार ये ऐसे घूमते हुए गया है और इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं इसे? बुंदेलखंड का पठार। ये जो पठार है ये मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल के 7.7% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो इसमें ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, एक ये भी पठार है जिसे कहते हैं रीवा पन्ना का पठार। इसे क्या बोलते हैं? रीवा पन्ना का पठार। ये जो पठार है ये मध्य प्रदेश के 10.37% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट भूभाग पे है? 37% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये एक इधर मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, यहाँ भी एक पठार फैला है जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। क्या नाम है इसका? बघेलखंड का पठार। ये जो बघेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश के 7% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट पे है? 7% भूभाग पर। याद रखना, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। इसके अलावा आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पठार कहलाता है, कौन सा है? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार है ये 28% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट पे? 28% भूभाग पर फैला हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी निकलती है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा।
जिसे क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यानी किसे बोलते हैं, नर्मदा नदी को। तो यहाँ पर पड़ती है नर्मदा सोन घाटी। क्या पड़ती है, नर्मदा सोन घाटी। और याद रखना दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के 26% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट भूभाग पर, 26% भूभाग पर आपका नर्मदा सोन घाटी फैली हुई है। इसके बाद आपका जो ये दक्षिण वाला मध्य प्रदेश का भूभाग दिख रहा है, ये कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ये मध्य प्रदेश के 11% भूभाग पर फैली हुई है। कितने परसेंट पे, 11% भूभाग पर फैली हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हमने पूरे मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक विभागों में बांट दिया है। कितने विभागों में, 7 प्राकृतिक विभागों में बांट दिया है, जिसमें सबसे बड़ा विभाग या भाग कौन सा है, मालवा का पठार। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है मालवा का पठार, सेकंड नंबर का नर्मदा सोन घाटी, थर्ड नंबर का सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो 11% फैले। इसके बाद फिर देखें तो मध्य भारत का पठार, फिर रीवा पन्ना का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, और सबसे छोटा है आपका बघेलखंड का पठार। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं कि इनकी कुछ खास बातें हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं सबसे बड़ा पठार, जिसका नाम है मालवा का पठार। तो दोस्तों याद रखना, इसका नाम है मालवा। मालवा का मतलब होता है ऐसा पठार जो लावा से मिलकर बना हो। और लावा कहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। तो याद रखना, कभी इसमें यहाँ इस स्थान पर ज्वालामुखी फटा था, उससे निकला था लावा। वो लावा क्या हुआ था, इस पूरे क्षेत्र में फैल गया था। तो जब फैल गया, तो फैलने के बाद ये पूरा ठोस हो गया। ठोस होने के बाद वो जो चट्टान का रूप धारण किया, वो कौन सी चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान बनी। याद रखना, ज्वालामुखी उद्गार के निकलने के बाद जो लावा ठंडा होता है, तो उससे आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय का रूपांतरण, आग्नेय का रूप ही बैसाल्ट चट्टान होता है। वो क्या होती है, बैसाल्ट में क्या होती है, बदल जाती है। और याद रखना, जब यही बैसाल्ट चट्टान समय के साथ तापमान, दाब, वर्षा आदि के साथ जब वो टूटती है, तो यह टूटने के बाद इसका निक्षेपण होता है। निक्षेपण के बाद जो चट्टान बनती है, उसे बोलते हैं दक्कन ट्रेप की चट्टान। तो दक्कन ट्रेप की चट्टान, याद रखना, इस क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं। और दक्कन ट्रेप की चट्टान जब टूटती है, तो सीधे अब चट्टान नहीं बनती, अब सीधे काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखना, ये मालवा का क्षेत्र जो लावा से बना हुआ क्षेत्र है, यहाँ दक्कन ट्रेप की चट्टानों की अधिकता मिलेगी। और अगर मिट्टी की बात करें, तो यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। ये वही काली मिट्टी है जो सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह मिट्टी काले रंग की होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। इस मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः कृष्ण मिट्टी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो किसान जब खेतों की जुताई करते हैं, तो वर्षा के बाद खेतों की जुताई करते हैं। तो क्या होता है कि जब एक कोई मिट्टी का ये डिंडा है, इसमें जब पानी की बूंद पड़ती है, तो ये मिट्टी क्या करती है, इस पानी की बूंद को नीचे ले जाती है। तो इसमें छोटी छोटी किसकत नलियाँ बन जाती हैं। क्या हो जाती है, किसकत नलियाँ बन जाती हैं। और इन्हीं नलियों के द्वारा ये पानी जो ऊपर से आया है इस मिट्टी में, वो नीचे जाता है। अब जब सूर्य निकलेगा और सूर्य का जब प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो जो नलियाँ बनी थी नीचे इस मिट्टी में, किसकत नलियाँ, अगर इसको तोड़ेंगे नहीं या इन नलियों को बंद नहीं करेंगे, तो ये पानी फिर से वाष्पीकृत होकर के निकल जाएगा बाहर। इसलिए किसान क्या करते हैं, इसकी जुताई कर देंगे, तो ये नलियाँ बीच से टूट जाती हैं। और जब बीच से टूट जाती हैं, तो जो नीचे नमी है वो बरकरार रहती है। तो किसान इसलिए खेतों की क्या करते हैं, जुताई करते हैं। लेकिन तो काली मिट्टी क्या करती है, स्वतः ही दरारें फाड़ देती है। और दरार फाड़ने से बाहर की सूर्य की रोशनी नीचे जाती है, तो नीचे की मिट्टी को भी सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और वायुमंडल की ऑक्सीजन भी उससे नीचे पहुंच जाती है। तो जो काम किसान खेत जोत करके करते हैं, यह मिट्टी वह काम स्वतः ही यानी स्वयं ही कर देती है। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, स्वतः मिट्टी कहा जाता है। याद रखना, मालवा का पठार
ये जो मालवा का पठार है इसमें काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना अंतर्राष्ट्रीय नेम, इस मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चेरनोजम है। क्या नाम है इसका? चेरनोजम। इसे क्या बोलते हैं? चेरनोजम। ठीक है, इसे क्या अंतर्राष्ट्रीय नेम क्या है इसका? चेरनोजम। यानी इसे विश्व स्तर पे इसे किस नाम से जाना जाता है? चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कपास के अलावा इसमें गेहूं का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए याद रखना मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गेहूं की डलिया, या इसे बोलते हैं मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गेहूं का भंडार, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना ये जो पठार है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सिगार है। कौन सी है? सिगार है। सिगार 881 मीटर इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर सिगार के अलावा आपको जाना पाव की भी पहाड़ियाँ मिलेंगी, धजारी की भी पहाड़ियाँ मिलेंगी, पर इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार है जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। तो ये था मालवा। याद रखना मालवा की अगर मुख्य रूप से नदियाँ पूछे कि इस पठार में कौन सी मुख्य नदियाँ बहती हैं, तो चंबल बहती है, छिप्रा बहती है, काली सिंध बहती हैं, ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं। इसके अलावा पार्वती भी नदी यहाँ से क्या होती है? बहती है। तो ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं। याद रखना इस पठार में लगभग 15 से 16 ज़िले मध्य प्रदेश के रखे गए हैं। कितने? 15 से 16 ज़िले क्या आते हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो मालवा का पठार है ना, ये मध्य प्रदेश की सम जलवायु वाला क्षेत्र है। कैसा है? सम जलवायु वाला क्षेत्र। याद रखना एक चीनी यात्री आए थे, ह्वेनसांग। कौन थे? ह्वेनसांग। और वो किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ जलवायु अगर है तो वो कहाँ की है? मालवा की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ की है? ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा के पठार की कहा था, ये कथन किसका था? तो याद रखना ह्वेनसांग ने यह कथन बोला था। तो मालवा का पठार, ये जो पठार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ये भी याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा पठार है। और इसमें अगर देखें तो ये उद्योगों के क्षेत्र में विकसित पठार माना जाता है। क्या माना जाता है? उद्योगों के क्षेत्र में ये विकसित पठार माना जाता है। इसके बाद देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलेगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये स्थित है और यह मध्य प्रदेश के 10.70 यानी कि यह मध्य प्रदेश का अगर देखें तो यह चौथा सबसे बड़ा पठार है। कौन सा है ये? चौथा सबसे बड़ा पठार है। और याद रखना इस पठार की मुख्य नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर से निकलती है, इंदौर से होती हुई रतलाम, रतलाम उज्जैन, रतलाम होती हुई मंदसौर, मंदसौर से होती हुई राजस्थान, राजस्थान से होती हुई पहुंचती है जाकर के यहाँ पर श्योपुर, मुरैना और भिंड, इन जिलों में बहती है। तो याद रखना जब ये इस क्षेत्र में जाती है तो यह आतंक मचाती है। इस क्षेत्र में क्या करती है? आतंक मचाती है। आतंक कैसे मचाती है? ये बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, जिससे यहाँ के जो आतंकवादी लोग होते हैं ना, वो उन खड्डों में लुकने के लिए उन्हें पर्याप्त आश्रय स्थल मिल जाता है। तो याद रखना जो चोर डाकू होते हैं उन लोगों को छुपाने का काम करती है, क्योंकि उनके लिए खड्डे बनाती है। इसलिए याद रखना इसे मध्य प्रदेश की आतंकी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इसलिए इसे आतंकी नदी कहा जाता है। इसके अलावा यह नदी मुरैना ज़िले में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन करती है। और मृदा अपरदन करती है इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो मृदा अपरदन से जूझ रहा है। और विशेषकर अगर इन 3 जिलों में देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रसित कौन है? मुरैना जिला। मुरैना जिला में मृदा अपरदन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो बिल्कुल भुरभुरी होती है। कैसी होती है? भुरभुरी होती है। ये सूख जाए तो हाथ से ऐसे मींस दो तो धूल बन जाती है, पानी की बूंद पड़ जाए तो तुरंत बह जाती है। तो ये ऐसी मिट्टी होती है। तो जब इसमें पानी का प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करती है? कटाव कर देती है, जिससे मृदा का अपरदन होता है, कटाव होता है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें तो मध्य भारत के पठार में अगर नदियों की बात करें तो चंबल है इसकी मुख्य नदी। इसके अलावा इसमें सिंध नदी भी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंध नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा की सिरोंज तहसील से होता है और ये होते हुए जाकर के यमुना में इटावा के में जाकर के मिल जाती है और ये यमुना की सहायक नदी बनती है। कौन सी? सिंध नदी।
इसके बाद देखें, यहाँ पर अगर कोई मिट्टी का भी पूछ ले तो याद रखना यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो इस पठार का निर्माण जलोढ़ मृदा के कणों से क्या हुआ है, इस पठार का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के 7.7% भूभाग पर फैला हुआ है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सिद्ध बाबा है। कौन सी है, सिद्ध बाबा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर है। कितनी है, 1172 मीटर। तो ये क्या है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बुंदेलखंड का पठार थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है। कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और ये जो मिट्टी होती है ये मोटे अनाज के उत्पादन के लिए पर्याप्त होती है। तो यहाँ पर मोटे अनाज की खेती की जाती है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो ऐसे आते हैं ना, ये यहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित, यानी लाल भी पाई जाएगी, पीली भी पाई जाएगी। ठीक है, सब कुछ मिश्र पाया जाता है इसमें। काली की भाई मात्रा इसमें मिलती है, क्योंकि इस साइड लाल पीली है, इस साइड काली है, बीच वाला जो भाग है तो वो लाल पीली भी आती है और काली भी आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र की अगर मुख्य नदी देखें तो यहाँ बेतवा नदी बहती है। इसके अलावा इधर से कौन सी निकलती है, केन नदी भी निकलती है। कौन सी निकलती है, यहाँ से केन नदी भी गुजरती है इस पठार से। इसके अलावा देखें रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार में का जो पठार है, यहाँ पर विंध्य शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। किससे, विंध्य शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। यह क्षेत्र ग्रेनाइट का उत्पादन करता है और हीरा उत्पादन में भी है प्रथम स्थान पर है। कौन से, रीवा पन्ना का पठार, क्योंकि अपना जो पन्ना है वो रीवा पन्ना के पठार में आता है। लेकिन याद रखना, मध्य प्रदेश पन्ना जिले का अजगढ़ जो तहसील है वो बुंदेलखंड में आती है। किसमें आती है, बुंदेलखंड में। लेकिन बाकी को छोड़ दिया जाए तो सबका सब कैसे में आते हैं, रीवा पन्ना के पठार में आते हैं। अगर इसके जिलों की बात करें तो इसमें दमोह आता है, कटनी का कुछ भाग आता है। इसके अलावा इसमें पन्ना, सतना और रीवा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इसमें रखे गए हैं, आपके रीवा पन्ना के पठार में रखे गए हैं। तो रीवा पन्ना का पठार ये जो है ना, तो ये कौन से नंबर का है, तो ये याद रखिएगा, ये आपके 5वें नंबर का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा, 5वें नंबर का सबसे बड़ा पठार है। ये हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर भी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर अगर देखें तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो वो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पूरी मध्य प्रदेश में फैली हुई है, उसमें जो ये दमोह जिला आता है, दमोह जिला में एक शिखर है जिसका नाम है सद्भावना शिखर। क्या नाम है, सद्भावना शिखर, यानी कि जिसका नाम है गुडविल। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 752 मीटर है। कितनी है, 752 मीटर है। तो ये इस पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद आते हैं सबसे छोटे पठार पे मध्य प्रदेश के, कौन सा है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है। क्या चला गया है, छत्तीसगढ़ में। ये जो पठार है ना, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी भी कम उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, लेकिन कहा जाता है इस मिट्टी को अगर पर्याप्त पानी मिल जाए तो यहाँ पर धान की खेती की जाती है। और ये एक ऐसा पठार है जहाँ पर 2 मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। एक तो अरब सागर से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, और एक बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का बघेलखंड का जो क्षेत्र है किस मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो याद रखना यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के मानसून से क्या होता है, वर्षा प्राप्त करता है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, यानी कि 125 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो यहाँ पर धान की खेती अच्छी की जाती है। और याद रखना, मध्य प्रदेश में धान का उत्पादन वाला अगर क्षेत्र पूछा जाए तो कौन सा है, बघेलखंड का पठार। ये पठार सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहते हैं। इसे बघेलखंड को धान का कटोरा किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश का धान का कटोरा बघेलखंड का। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का धान का कटोरा, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगर भारत का चावल का कटोरा पूछ लिया जाए तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र, यानी आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में उपस्थित गोदावरी और कृष्णा का, उसे क्या कहते हैं, चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। इसको देखें ना, इस पठार को, तो यहाँ अमरकंटक स्थित है। क्या है, अमरकंटक। ये जो अमरकंटक है अनूपपुर जिले में स्थित है, और इस जिले से मध्य प्रदेश की 3 नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा है, उसका उद्गम भी कहाँ से होता है, अमरकंटक से ही होता है। इसके अलावा 2 अन्य नदियों में देखें तो सोन नदी और उसकी सहायक नदी जोहिला नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है।
और ये जो अमरकंटक है ये मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1057 मीटर मानी जाती है। तो ये क्या है आपका बघेलखंड। जिसकी अगर बात करें तो ये आर्कियन युग की चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सी? आर्कियन युग। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की भी अधिकता पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में देखेंगे ना तो कोयले की खदानें आपको बहुत मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा उमरिया में कोयले की खदानें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खदान शहडोल सोहागपुर में स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सिंगरौली में 136 मीटर मोटी परत मिली है कोयले की। तो याद रखना ये क्षेत्र कोयले की दृष्टि से धनी है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या निकलता है? कोयला निकलता है। और कोयला कहाँ निकलता है? नदी घाटी क्षेत्रों में निकलता है। नदी घाटी क्षेत्र और कोयला किस चट्टान में निकलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिलता है। तो याद रखना इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की भी क्या है? अधिकता है। इसके अलावा देखते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का 26% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि नर्मदा इधर और सोन इधर और उसके चिप का ये क्षेत्र है, इसलिए इसे नर्मदा सोन घाटी के नाम से जाना जाता है। याद रखना ये जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ से नर्मदा बहती है उस क्षेत्र में आने वाले जितने भी ज़िले हैं वो सब के सब किस में आते हैं? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में पश्चिम से आप पूर्व की तो ओर आएंगे तो पश्चिम में इसकी काली मिट्टी मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आते जाएंगे तो यहाँ आपको इस साइड मिट्टी का प्रकार बदलता जाएगा और यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उपजाऊ क्षमता कम होती चली जाएगी। अगर मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा आपको बढ़ती चली जाएगी। कह सकते हैं सीधी सी बात है कि ये जो लाइनिंग है ये 100 सेंटीमीटर वर्षा को सूचित करती है। ये जो लाइनिंग है वो किसको सूचित करती है? 100 सेंटीमीटर वर्षा को मध्य प्रदेश की सूचित करती है। यानी इस लाइन की इस साइड 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इस साइड जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश मिलेगी आपको। तो ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है और ये 100 सेंटीमीटर वर्षा की बाउंड्री लाइन है। तो याद रखिएगा नर्मदा सोन घाटी कि जो मध्य वाला भाग है यहाँ क्या होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। क्या होता है? गेहूं का भी अच्छा उत्पादन होता है। इसमें अगर देखें तो ये जो क्षेत्र है ना इसमें काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, एक साधारण काली, एक गहरी काली और एक छिछली काली। तो जो साधारण काली है वो मालवा के पठार में, जो गहरी काली है वो नर्मदा सोन घाटी में, जो छिछली काली है वो नीचे वाले पठार में यानी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आपको मिलेगी। तो ये था आपका नर्मदा सोन घाटी। अब देखते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यानी सतपुड़ा जो पर्वत है उसके दक्षिण में आने वाले जितने भी जिले हैं यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण में आने वाले जितने जिले हैं सब के सब किस में शामिल हैं? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा पठार है जो मध्य प्रदेश के कुल 11% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट पे? 11% भूभाग पर फैला हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश में जो मैकाल पर्वत है, मध्य प्रदेश में जो मैकाल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। उसे कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये मान लो मैकाल है, इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें ये जो ये वाला भाग है ये पश्चिमी सतपुड़ा कहलाता है। इसका दूसरा नाम इसे राजपीपला कहा जाता है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर के यहाँ बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर के यहाँ एक दर्रा पड़ता है, बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है। किसका? राजपीपला का, जिसे पश्चिमी सतपुड़ा कहते हैं। उसके आगे आप आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं पूर्वी सतपुड़ा, या तो इसे महादेव पर्वत श्रृंखला कहते हैं या महादेव श्रेणी कहते हैं। महादेव श्रेणी में यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला स्थित है जिसका नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक स्थान है जिसका नाम है पचमढ़ी। पचमढ़ी में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत में सबसे ऊंची अगर चोटी देखेंगे तो कौन सी है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की यह सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये कितनी है? 1350। कितनी है? 1350 मीटर। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक भूभागों में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर किस भाग में स्थित है? तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वो होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है जिसका नाम है, क्या नाम है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखें तो यहाँ पर छिछली काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। कौन सी? छिछली काली मिट्टी अधिकता पाई जाती है। इस साइड अगर पूर्व तरफ आएंगे तो यहाँ मिलता है कौन सा? आपका बालाघाट जिला।
तो बालाघाट ज़िला में थोड़ी मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है इसका ये वाला भाग है ये कहलाता है मैकाल श्रेणी। कौन कहलाता है? मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी में ही आपकी ऊंची चोटी स्थित है। कौन सी? अमरकंटक। वही अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है आपकी। ठीक है, तो इस अमरकंटक से नर्मदा नदी और नर्मदा के अलावा 2 अन्य नदियाँ सोन और जोहिला का उद्गम होता है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसका ये जो तराई क्षेत्र है, निचला वाला जो क्षेत्र है जिसे गिरिपाद कहते हैं, गिरिपाद वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की अधिकता होती है। किसकी मिट्टी की? लेटेराइट मिट्टी की अधिकता होती है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की किस श्रृंखला के गिरिपाद में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी जो श्रृंखला है उसका जो पर्वतीय गिरिपाद क्षेत्र है वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? तो लेटेराइट मिट्टी एक लाल कलर की मिट्टी होती है जिसे पुराने टाइम पे क्या करते थे लोग, घर बनाने में यूज करते थे। और वैसे अगर देखें ना तो लेटेराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। किसका उत्पादन? चाय का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज हमारा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग, जिसे हमने 7 भागों में बांटा, उसे पूरा समझा कि आखिर इनमें होता क्या क्या है। तो ये इसको आप ग्राफ को पूरा बना लीजिएगा। जो मैंने पूरा समझाया है उसे ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। तो अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो पसंद आ रहे हों तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे लोगों को भी शेयर करते जाइए, ताकि उन लोगों को भी ये एमपी की जो सीरीज़ है वो मिलती जाए। और अभी आगामी आने वाला जो पुलिस का एग्ज़ाम है, जो लगभग जनवरी में जो डेटें शो कर रहा है कि शायद एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट तरीके से एमपी की ये सीरीज़ चल रही है। तो इसलिए आप लोग भी पढ़िए, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन लोगों को भी लगता है कि वो लोग भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन लोगों के पास भी पहुंचाइए, तो वो आपको भी और हमें भी दोनों को सपोर्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो में।